दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों 2-3 दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को ये कहा था कि जो अपने गोत्र होते हैं जाट कम्युनिटी के और एससी कम्युनिटी के, ये आपस में समान कैसे हैं? इनके ऊपर कोई न कोई वीडियो बनाओ। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं यानी मेरे शुभचिंतक हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, अगर वो कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो मैं आज इसी विषय के ऊपर ये वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि न तो मैं गूगल पर सर्च करता हूँ कुछ और न ही किसी एक्सपर्ट से किसी चीज़ के बारे में कोई पहले सलाह लेता हूँ। मेरा अपना जो आकलन होता है, मैं सिर्फ़ वही आकलन करता हूँ, चाहे मुझे नहीं पता होता कि वो गलत होता है या ठीक है। और आज भी न तो मैंने कहीं से कोई आंकड़े देखे, न कहीं से रिसर्च की, न किसी से बात की। तो मुझे लगता है कि मेरा जो आकलन होगा वो शायद आपको पसंद आएगा हो, लेकिन वो ये भी हो सकता है कि वो गलत हो। तो इसके लिए अगर आपको लगे कि गलत है तो भी मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये कमेंट करके बताएँ कि ये गलत है। ख़ैर चलिए दोस्तों अब आते हैं मेन विषय के ऊपर। तो दोस्तों जाट कम्युनिटी के और एससी कम्युनिटी के जो गोत्र आपस में मिलते हैं ना, इनको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। और वो पीछे जाना पड़ेगा जब समाज की स्थापना हुई तब से। तो जब इंसानों को थोड़ा समाज की ज़रूरत महसूस हुई और वो अपने जंगलों से निकल के बाहर आने लगे, थोड़ा सोचने समझने की ताकत आने लगी, समाज को पहचानने की उनके अंदर वो होने लगी, तो उन्होंने समाज की स्थापना करने की सोची। लेकिन उन्होंने उस टाइम जातियों की स्थापना नहीं की थी, उन्होंने वर्णों की स्थापना की थी। वर्ण का तात्पर्य ये है कि जो भी आदमी जो काम करता था उसी वर्ण के आधार पर उन्होंने 4 वर्ण बनाए। उनमें पहला था क्षत्रिय समुदाय, यानी जो समाज की रक्षा किया करते, लड़ने की कैपेसिटी हुआ करती, ताकतवर हुआ करते, उनको उन्होंने क्षत्रिय समाज में विभाजित किया। और जिनमें लड़ने-भिड़ने की या युद्ध करने की ताकत नहीं हुआ करती या फिर उनके विचार इस तरह के नहीं हुआ करते और जो पठन-पाठन में विश्वास रखते थे, यानी पढ़ लिख के ना आगे भी शिक्षा देने का काम करते थे, उनको ब्राह्मण समुदाय में के नाम से जाना जाने लगा। और जो लोग व्यापार करते थे, व्यापार की समझ रखते थे, कारोबार में एक्सपर्ट लोग हुआ करते, तो उनको उन्होंने वैश्य कम्युनिटी का नाम दिया। और जो लोग सेवा भावना रखते थे, सेवा भाव के काम करते थे, उनको उन्होंने शूद्र समाज में भाग बाँटा, मतलब उनको नाम दिया शूद्र समाज। तो दोस्तों ये जो लोग थे अपने-अपने हिसाब से काम कर रहे थे, उसी हिसाब से उनको वर्णों के नाम भी दिए गए। तो फिर जैसे-जैसे सभ्यता बढ़ती गई, लोगों के रुचियाँ समझ आती गई और विज्ञान में और इसमें रुचि बढ़ती गई, ऐसे-ऐसे लोगों के क्षेत्र भी बढ़ता गया और उनका काम का जो दायरा था वो भी बढ़ता गया। उसके बाद दोस्तों वंश के बारी आई वंश समुदाय की, यानी जो क्षत्रिय समाज के लोग थे उन्होंने अपना वंश स्थापित किया, अपना राजपाट स्थापित किया और वो राजा बने अपनी कम्युनिटी के, तो राजा के साथ-साथ उन्होंने अपने वंश की स्थापना भी की। अब जैसे भगवान श्री राम थे, वो उनका वंश हुआ करता, सूर्यवंशी, इसी तरह चंद्रवंशी हुआ करता, राजा जनक हुआ करते, उनको उनके जो फॉलोवर है वो जनक वंश से कहलाए। और उसके बाद जब फिर महाभारत का टाइम आया, तो महाभारत में भी राज्यों के नाम से, वंश के नाम से भी आगे यही परंपरा आगे बढ़ी। जैसे पांचाल नरेश जो द्रौपद के हुआ करते, राजा द्रुपद हुआ करते, द्रौपदी के जो पिताजी थे वो पांचाल के राजा थे, तो उन्होंने पांचाल नरेश के नाम से जाना जाने लगा। तो उसके बाद फिर जो उनके वंशज थे वो पांचाल के नाम से जाने गए। लेकिन महाभारत के टाइम में दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, थोड़ा लीक से हट के बताना चाहूँगा कि महाभारत के टाइम में पूरी दुनिया की जो संख्या थी, जनसंख्या थी, वो थी 2.5 करोड़ के आस-पास। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस महाभारत में जो क्षत्रिय हुआ करते, उन्होंने यानी राजा महाराजा जो आया था, उन्होंने युद्ध में भाग लिया। किसी ने कौरव वंश की तरफ से, किसी ने पांडवों की तरफ से। तो उसमें 2.5 करोड़ की जनसंख्या में 1.25 करोड़ लोग मारे गए थे। और उस 1.25 करोड़ में दोस्तों जो क्षत्रिय समाज से अलग हुआ करते, वो तो जिंदा बचे रहे 1.25 करोड़। और अगर क्षत्रिय समाज की हम बात करें तो कौरव और पांडवों के वंश में जो 18 दिन का युद्ध हुआ था, उसमें 18 ही आदमी जिंदा बचे थे और बाकी वो जिंदा नहीं बचे थे। तो उन्होंने फिर अपने राज्य की स्थापना की, फिर दूसरे वंशों को वो करके ने, और बाद में उन्होंने अपना जो पांडव वंश है वो बाद में चलाया। अब लेकिन दोस्तों जब महाभारत का युद्ध हुआ और आधी जनसंख्या लगभग खत्म हो गई, तो उसके बाद एक सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पनपी। और उसके अंदर एक आर्यवंश हुआ करता, जिसका मेन काम हुआ करता खेती बाड़ी का, गौपालन का,
और ये इस तरह के वैदिक संस्कृति का काम हुआ करता। तो उसी में से कृषि का भी काम उसका हुआ करता, तो उसी में से एक जाट बिरादरी की स्थापना हुई आर्यवंश से। तो यहाँ से स्थापना हुई सिंधु घाटी की सभ्यता से, और ये महाभारत का युद्ध हुआ था लगभग 3000 साल ईसा पूर्व में। और उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता हुई थी, वो 3000 ईसा पूर्व से लेके न और लगभग 500 ईसा पूर्व तक रही थी। तो उसमें जाट जाति थी, जो उसी में से उसकी स्थापना हुई थी। और फिर उसके बाद हूण है, शक है, ये वंश हुए हैं, उनमें से भी जाट समुदाय की स्थापना हुई। और फिर गोत्र की जहाँ तक बात आती है, तो गोत्र भी आर्यवंश के साथ ही उसकी स्थापना हुई थी, जो गो पालन का कार्य करा किया करते, या फिर उस टाइम भक्ति भाव हुआ करता, तो ज़्यादा दाढ़ी रखने की परंपरा हुआ करती, क्योंकि ज़्यादा ये इस कम्युनिटी के आदमी हुआ नहीं करते। तो दाढ़ी यानी जटा, जटा से फिर जटाधारी शब्द हुआ, और उस जटाधारी शब्द से, जटा से ही जाट शब्द की उत्पत्ति हुई, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो उस जाट शब्द का मेन काम था, वो भी खेती बाड़ी का, गो पालन का, या इसी तरह का था। फिर वहीं से गोत्र की स्थापना हुई। और अब जब ये धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया, तो फिर वर्तमान में वर्तमान तो नहीं, फिर भी 1000-2000 साल पहले की तो बात है, उसमें ये जो खेती बाड़ी का काम था, ये लोगों के पास यही ज्यादा हुआ करता, और जमीन की जो अवेलेबिलिटी हुआ करती वो बहुत ज्यादा हुआ करती। तो उसमें ये परिवार नियोजन का सिस्टम तो उस टाइम हुआ नहीं करता, तो एक-एक आदमी की 10-10, 12-12, 15-15 या 8-8, 5-5 साल इस तरह के जो संतान हुआ करती। तो कुछ समय के बाद जो उन संतानों के आगे संतान होती, तो धीरे-धीरे कम्युनिटी बढ़ने लगी। और उनके आपस में जब विचार नहीं मिले, तो फिर वो कम्युनिटी अपने आगे और कहीं जाके 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50 या 100 किलोमीटर दूर जाके अपना अलग से निवास स्थान बना लिया करती, और अपना घर-बार और ये बना के ना अपने मतलब उस परिवार को आगे बढ़ाया करते, और फिर उनकी संतान हुआ करती। तो ज़मीन की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी कितनी खेती-बाड़ी कर सकता था, कितनी ज़मीन को खेती के लायक बना सकता था। लेकिन ये तो बात हुई खेती की। लेकिन एक सिर्फ़ खेती से ही नहीं, ज़रूरत और भी हुआ करती। जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे इतने ज़्यादा ये बार्बर कम्युनिटी के नहीं थे, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ने लगी। फिर पहनने के लिए जो कपड़े हुआ करते, कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ने लगी, तो उन्हीं में से कुछ अलग से कपड़े बनाने का काम करने लगे, कुछ बाल काटने का काम करने लगे, कुछ लोहे का काम करने लगे, या फिर कुछ साफ-सफाई का काम करने लगे। तो जो वर्ण व्यवस्था थी, वो भी उस कम्युनिटी में से ही, यानी जाट कम्युनिटी में से ही धीरे-धीरे वो काम के हिसाब से बढ़ने लगे। और फिर जैसे-जैसे संख्या बढ़ती गई, उनके आगे संतान बढ़ती गई, तो उसमें क्योंकि वे कृषि का काम तो किया नहीं करते, वो अपना ही काम किया करते, और उसी में वे सिद्धहस्त हो गए। तो उसमें जब इतनी ज़्यादा इनकम नहीं हुई, तो फिर वो भी आगे आगे अपने जो परिवार थे या उनके बच्चे थे, उनके बच्चे भी आगे जाके न काम करने लगे, अपना वही काम जो किया करते। तो उसी से फिर उपशब्द, जाट से उपशब्द फिर जाति का हुआ। तो उसमें फिर अलग-अलग जातियों के नाम दिए जाने लगे, जैसे जो भी कोई काम करता था। और पहले एक भक्ति काल हुआ करता था, भक्ति काल के टाइम में जैसे महर्षि वाल्मीकि हुआ करते, तो उसके जो अनुयायी थे वो वाल्मीकि कहलाए। इसी तरह महर्षि कश्यप हुआ करते, उनके जो फॉलोवर हुआ करते वो कश्यप कहलाए। इसी तरह भगवान परशुराम के या उस वंश के जो हुआ करते वो ब्राह्मण कहलाए। तो इस तरह इनमें जातियों का भी विकास होने लगा, और काम का तो फिर काम के हिसाब से होने ही लगा, उसी हिसाब से जातियों का वो होने लगा। तो वो जो कृषि समुदाय यानी जाट कम्युनिटी हुआ करती, ये लोग वहीं से, उन्हीं के कम्युनिटी से हुआ करते, और उन्हीं से धीरे-धीरे काम के आधार पर ही अलग होने लगे। और जिस समुदाय को, यानी जिस परिवार को, जिसमें 50-100 घर, 200 घर हो जाया करते, तो वो उन लोगों को लेके भी आया करते, और लाके न उन लोगों को अपने गाँव के अंदर, यानी अपने समूह के अंदर उनको ज़मीन दे दी जाया करती, घर दे दिए जाया करते, रहने की व्यवस्था की जाया करती। तो वो फिर अलग-अलग गाँव में भी बसने लगे। और जब जिस गाँव के अंदर, क्योंकि मेन जो समर्थ समुदाय था, वो तो ये जाट समुदाय था, क्योंकि उसका काम कृषि का था, और कृषि की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती, तो उसमें फसल ज़्यादा हुआ करती, और फसल ज़्यादा हुआ करती, तो इनकम भी ज़्यादा हुआ करती। तो फिर धीरे-धीरे जिस गाँव में जिस गोत्र के लोग हुआ करते, उन्होंने, दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने अपने वही गोत्र अपनाना शुरू कर दिया, उन्हीं के गाँव के हिसाब से भी अपनाना शुरू कर दिया। तो फिर धीरे-धीरे उनके अंदर भी वही गोत्र व्यवस्था, जो जाट कम्युनिटी के अंदर थी, वही गोत्र व्यवस्था उनके अंदर भी शुरू हो गई। और फिर जब जनसंख्या बढ़ती गई, उनके निवास स्थान बदलते गए, तो वो जो गोत्र थे, वो अपने पूर्वजों के गोत्र लगाते गए, और इस तरह जो जाट गोत्र के थे, किसान गोत्र के जो गोत्र
हुआ करते किसान जाट जाति के जो गोत्र हुआ करते वही उन्होंने अडॉप्ट कर लिए और वही गोत्र फिर चाहे वो एक जगह बसे या दूसरी जगह बसे या तीसरी जगह या फिर उन्होंने कोई भी जाति का नाम दिया तो वो गोत्र गोत्र थे वो तो सेम होने लगे। दूसरा फिर इसको सामाजिक उससे भी देखें तो कोई भी समृद्ध परिवार या समृद्ध गांव हुआ करता तो उसके गोत्र को अपनाने में खुशी महसूस भी हुआ करती और अगर वो किसी दूसरे गांव में जाया करते तो अपने उसी गोत्र को अपनाया करते फिर दूसरे अलग से किसी गांव में चाहे फिर बाद में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रही हो या नहीं रही हो लेकिन उसी गोत्र को उन्होंने अपनाया। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि ये जो गोत्र व्यवस्था मिलती है ये इसी कारण से मिलती है कि उन लोगों के काम उन लोगों के निवास स्थान वो एक ही जगह रहे हैं। हाँ काम अलग अलग हुए हैं तो जिसने जो काम किया उसी आधार पर फिर उसकी जाति का नाम दिया गया लेकिन गोत्र जो व्यवस्था थी वो एक ही उससे आई हुई व्यवस्था है। जातियां भले ही उसकी अलग अलग हो गई हो काम भले ही अलग अलग हो गया तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो गोत्र मिलते हैं ये इसी से मिलते हैं जाट जाति से ही निकले हुए गोत्र हैं। दूसरा फिर एक राजपूत कम्युनिटी और जाटों के जो गोत्र हैं वो भी अलग अलग ही मिलते हैं। अब जैसे राठौड़ जाति है राजपूत समुदाय के अंदर राठौड़ से राठी मिलते हैं। एक भाटी कम्युनिटी है और चार कम्युनिटी जाट समुदाय के अंदर तो चार और भाटी राठौड़ और राठी ये इस तरह के आपस में मिलने भी लगे। और आज जो गोत्र हैं वो अलग अलग इतने फेमस गोत्र हो चुके हैं। अब जैसे दलाल गोत्र है मलिक गोत्र है धनखड़ गोत्र है हुड्डा है दैया है सांगवान है एलावत है चार है चहल है। ऐसे जाट कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा गोत्र स्थापित हो चुके हैं और इनकी जनसंख्या भी काफी है। ये काफी बड़े गोत्र हैं। तो प्राचीन परंपराओं के अनुसार प्राचीन जो व्यवस्था थी उन व्यवस्थाओं के अनुसार ही जो दूसरी जाति के लोग काम करते थे उन्होंने भी उसी नाम को इसलिए अपनाया कि वो उनका बेसिक रूप से जो निकास था वो उन्हीं जातियों से निकास था उन्हीं जातियों के उन्हीं गोत्रों के गांव से निकास था और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उन्होंने अपने उसी गोत्र को रखा। तो इसीलिए जाट कम्युनिटी के भी वही गोत्र है जबकि एससी कम्युनिटी के भी वही गोत्र है। यही मेरे हिसाब से तो यही वजह है इन गोत्रों में समानता की। बाकी ये है कि अब इसमें गूगल के ऊपर या शास्त्रों में या विद्वानों की किताबों में क्या लिखा है उसका मुझे पता नहीं लेकिन मेरा अपना ये अनुमान है कि जो एससी कम्युनिटी के और जाट कम्युनिटी के जो गोत्र मिलते हैं उसकी सिर्फ यही वजह है और इसके अलावा और कोई वजह नहीं है दोस्तों। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरा ये आकलन ठीक है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरा ये आकलन गलत है तो भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कमेंट करके ये मेरे को बताएं कि वस्तु स्थिति ये नहीं वस्तु स्थिति कोई और है ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं मेरा हौसला बढ़ता रहे इसी तरह की मैं आकलन या विश्लेषण या वीडियो आप तक लाता रहूं। एक बार फिर से आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जय हिंद जय भारत।